आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमित आचार्य द हेकेटिस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म माँ भारती माँ संस्कृति की सेवा के लिए उपलब्ध करवाया है, उस संपूर्ण द हेकेटिस टीम को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी चर्चा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ ये कि हमने अपने पहले वीडियो में रीट के संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम के बारे में जो चर्चा की थी, उसमें हमने 2 भाग विभाजित किए थे। वहाँ पे पहला भाग व्याकरण का था, जिसमें 15 अंकों के प्रश्न आने थे। दूसरा भाग संस्कृत शिक्षण की विधियों का था, उसमें से भी 15 अंकों के हमारे प्रश्न पत्र में आएंगे। तो वहाँ हमने एक तुलना की थी कि हमें कहाँ से लीड मिल सकती है, क्योंकि अमूमन मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जो अन्य प्रतिभागी हैं, वो भी अपने जो पुराना उनका एक विशेष अध्ययन काल रहा है, उसमें उन्होंने संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया है। और आप भी संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करते आ रहे हैं, तो संस्कृत व्याकरण के बारे में उनका एक स्तरीय अनुभव है, एक पूर्व ज्ञान है। तो यहाँ हम कैसे दूसरे विद्यार्थी से आगे निकल पाएंगे, उसका कहीं ना कहीं निर्धारण करता है संस्कृत शिक्षण विधियों का दूसरा भाग। तो उसी भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और मैं यहाँ विश्वास दिलाता हूँ आपको, जितना मेरा अपना अनुभव है, कि यहाँ शिक्षण विधियों पर हम जितनी भी चर्चा करेंगे, निसंदेह मैं यहाँ टॉपिक टू टॉपिक बात करूँगा। और यहाँ ये भी बात करूँगा कि कौन से भाग से, कौन सी विधि से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है और किस प्रकार का प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए। मैं डॉक्टर सुमित आचार्य, और अब हम यहाँ बात करते हैं भाषा। क्या है भाषा? भाषा एक व्यवस्था है। क्या है? एक व्यवस्था है, अर्थात मानव के विचार विनिमय का एक माध्यम है। भाषा अनेक प्रकार की होती है, संकेतात्मक भी है। यदि हम बात करते हैं, हम अपने घरों में सुनते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि भाई जो है हम पहले जो है संकेतों में बात किया करते थे, या हम जब जाते थे तो हमें संकेतों में दूरी समझाई जाती थी, या बहुत सारे ऐसे माध्यम होते थे जिनसे कम शब्दों में या कम समय में बहुत सारी बात हम समझ जाया करते थे। जैसे हम जब स्काउट में देखते हैं, इस तरह के कुछ जो है इंडिकेशंस होते हैं कि आपको यूं जाना है, या फिर आपको जो है इस प्रकार के इंडिकेशंस मिलते हैं। हम रोड पे निकलते हैं तो वहाँ भी हमें बहुत सारे संकेतक नज़र आते हैं। वो क्या है? वो एक संकेतक क्या है? भाषा का ही एक प्रकार है। वह भी आपको बिना कुछ वर्णों का प्रयोग किए हुए भी आपको अपने संपूर्ण भावों से अवगत करवा रहा है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि भाषा क्या है, अर्थात भाषा मानव की विचार अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। प्लेटो ने क्या कहा है भाषा के बारे में? प्लेटो ने कहा है कि विचार जो है आत्मा की एक मूक बातचीत है। क्या है? आत्मा की एक मूक बातचीत जो है वो विचार है। और जब वो विचार ध्वनि के रूप में बाहर निकलता है तो क्या बन जाता है? भाषा। अब आप बताइए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आप पढ़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि वह क्या है? एक अदृश्य भाषा है, आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो भाषा अपनी बात को कहना, और मैंने अपनी बात कही है, तो वो आपको तब समझ में आएगी जब आप स्वयं भी उस भाषा को जानते हैं। क्योंकि यहां पर हमारे जो विशेष विद्वान हैं हेनरी स्वीट, वो भी यहाँ कहते हैं, मैं इसलिए इन विद्वानों की चर्चा कर रहा हूं कि इनसे संबंधित प्रश्न परिभाषाओं के आधार पर सीधे पूछे जाते हैं। और यहां मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लिखने का प्रयास बहुत कम करें, आप सीधा समझने का प्रयास करें। आपको यदि इससे संबंधित कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं तो आप पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, एक अच्छी अपनी समझ विकसित कर लें, और उसके बाद जब आप नोट्स बनाएं तो पुनः इस वीडियो को चालू करके अच्छे से अपनी एक अच्छी डायरी में सारे नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं अपनी बात को आगे उसी प्रकार से बढ़ाता हूं। तो हेनरी स्वीट जो है उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि जो विचारों की अभिव्यक्ति है, और कैसी है वो? ध्वन्यात्मक है, वो भाषा है। अर्थात ध्वन्यात्मक विचारों की अभिव्यक्ति भाषा है। तो यहां बार बार एक शब्द आ रहा है, विचारों की अभिव्यक्ति, अर्थात अपनी बात को कहना। हम किस माध्यम से कह रहे हैं? भाषा, ध्वनि के माध्यम से कह रहे हैं। वो क्या है? भाषा का ध्वन्यात्मक स्वरूप है। और यदि हम उसी बात को लिख लेते हैं तो लिपिबद्ध हो गया। तो भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। अब देखिए यहां
हम सबसे पहले बात करते हैं भाषा। यदि हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो संस्कृत भाषा के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो यहां हम लिखते हैं कि भाषा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष। महर्षि पाणिनि ने लिखा है भाष वक्तायाम वाचि, और उसी को महर्षि दंडी अपने काव्यादर्श में कहते हैं। क्या कहते हैं महर्षि दंडी? महर्षि दंडी कहते हैं कि वाचाम एव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते, अर्थात यदि हमें इस संसार में अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से यहां हमें जीना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? भाषा की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम बात करते हैं भाषा में शिक्षण। शिक्षण क्या है? हम पढ़ना चाह रहे हैं संस्कृत शिक्षण की विधियां, तो हम एक एक स्टेप, एक एक चीज को समझते हुए यहां चलते हैं। शिक्षण क्या है? शिक्षण यदि हम बात करें संस्कृत व्याकरण की तो यहां पर लिखा हुआ है कि शिक्ष धातु है। क्या है? शिक्ष, अर्थात शिक्ष विद्योपदाने शिक्षणम। और यहां पर शिक्ष में कौन सा प्रत्यय जुड़ गया? ल्युट प्रत्यय। और ल्युट प्रत्यय का जो है युकार शेष रहता है और उससे युवोर नाकौ सूत्र से इसको क्या आदेश हो गया? अन आदेश हो गया। क्या आदेश हो गया? अन आदेश हो गया। और यहां पर फिर बनता है रूप शिक्षणम। क्या बनता है? शिक्षणम। अब नकार को नकार आदेश एक लंबी प्रक्रिया है। हमें यहां समझना है कि शिक्षणम शब्द कैसे बना। परीक्षा में शिक्षणम कैसे बना प्रश्न नहीं आना है, ये केवल एक प्रारंभ है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण आखिर है क्या, क्योंकि जब हम शिक्षक बनने जा रहे हैं और हमें कक्षा में जाकर के संस्कृत भाषा का शिक्षण करना है तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर शिक्षण है क्या। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। अब ये त्रिआयामी क्या है बताइए? इस पर प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूं। पिछली परीक्षा में इस पर प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, त्रिआयामी, द्विआयामी, बहुआयामी, उपयुक्त सभी। तो बताइए शिक्षण त्रिआयामी कैसे है? शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है क्योंकि उसमें 3 बिंदु होते हैं। कौन कौन से 3 बिंदु होते हैं बताइए? पहला है, मैं इसे साफ कर देता हूं, पहला है शिक्षक स्वयं। शिक्षक स्वयं क्या है? शिक्षक स्वयं। दूसरा है आपका पाठ्यक्रम जिस पर वह चर्चा करता है, और तीसरा है आपका छात्र। कौन है? छात्र। तो ये 3 हो गए। कितने हो गए? 3। तो यहां कहने का मतलब है कि शिक्षण जो है एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। प्रश्न पूछा गया था शिक्षणम एका प्रक्रिया अस्ति तस्य विकल्पः आसन किम? द्विआयामी, बहुआयामी, त्रिआयामी, उपरोक्त सर्व। तो तर्हि तत्र उत्तरम भविष्यति त्रिआयामी। अब मैं यहां एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा जो यहां समझाने का, पढ़ाने का माध्यम रहेगा वो हिंदी और संस्कृत भाषा दोनों रहने वाला है। क्यों रहने वाला है वो जब अभी मैं आपको समझा देता हूं कि हम जब विधियों की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर हम बात करेंगे कि हम संस्कृत भाषा को जब पढ़ा रहे हैं तो हम संस्कृत भाषा से ही पढ़ाएं। कौन सी विधि है? ये आपकी प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है। तो क्यों पढ़ाएं? क्योंकि जब आप रोजाना इस प्रकार संस्कृत भाषा को सुनेंगे तो सुनने के बाद आपका भाषण कौशल भी विकसित होगा। जब आप बार बार संस्कृत भाषा के इन सरल शब्दों से बने हुए वाक्यों को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप भाषा को समझेंगे, एक दिन बोलेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है वो संस्कृतमय होने वाला है। आपके प्रश्न कैसे आएंगे? संस्कृत भाषा में ही आएंगे। इसलिए आपको संस्कृत भाषा यदि आ जाती है तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यहां हम बात कर रहे थे संस्कृत शिक्षण की। तो देखिए यहां जो शिक्षण है, पहला प्रश्न आपका यहां बन गया है कि संस्कृत शिक्षण जो है उसमें शिक्षण जो है वो शिक्षण है त्रिआयामी, बहुआयामी, द्विआयामी या उपरोक्त सभी? तो उसका उत्तर होने वाला है त्रिआयामी। अब बताइए सबसे पहली बात यह है कि हम शिक्षण जो करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं? शिक्षण का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? हम क्यों करना चाह रहे हैं शिक्षण को? क्योंकि हमें भाषा जो है उसका शिक्षण इसलिए करना है क्योंकि उसके 2 उद्देश्य हैं, ग्रहण और अभिव्यक्ति। अब कैसे है ग्रहण और अभिव्यक्ति बताइए? आपने किसी बात को कहा, श्रोता ने उस बात को ग्रहण किया
और अब स्वयं वह श्रोता उस बात की अभिव्यक्ति कर पा रहा है, इसका मतलब आपके शिक्षण का, भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया है। तो भाषा शिक्षण के दो उद्देश्य हैं, कौन कौन से हैं? ग्रहण और अभिव्यक्ति। अब हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षण की, कि संस्कृत शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे हो। हमें संस्कृत सिखानी है, संस्कृत पढ़ानी है, संस्कृत समझानी है बालकों को। तो आपने कई बार अमूमन अपने घरों में सुना होगा कि भाई जब बच्चा जन्म लेता है उसके पास भाषा नहीं होती है। धीरे धीरे हम मनोविज्ञान से भी पढ़ते हुए आए हैं कि शब्दों के बहुत सारे जो है वो अपने आप में एक शब्दकोश बना लेता है। बालक बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा कर लेता है और धीरे धीरे उनके बारे में एक समझ विकसित करता है और अपने परिवार के लोगों से सुन सुन करके वो उनको डिवाइड कर लेता है कि इस शब्द का प्रयोग मुझे इसके लिए करना है। वो धीरे धीरे सीख जाता है, उठो तो उठता है, बैठो तो बैठ जाता है। सीख रहा है, किससे सीख रहा है? परिवेश से सीख रहा है। क्योंकि बालक क्या है? एक कोरी स्लेट है, एक कोरा कागज है। आप उसे जो समझाना चाहेंगे वह समझेगा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए मैं इसे कहता हूं मार्कर। क्या कहता हूं? ये मार्कर है। बालक को मैंने 2-3 बार कहा, उसने अपने मस्तिष्क में एक चित्र बना लिया है कि ये मार्कर है। अब आप उससे यदि मार्कर मंगवाना चाहेंगे तो वो दौड़कर ये उठा करके लाएगा, क्योंकि मैंने उसे मार्कर बताया है। अब यदि इसे ही मैं संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हुए कहूंगा लेखनी अस्ति, किम अस्ति? लेखनी अस्ति। यदि वारं वारं अहम एतस्य शब्दस्य एव प्रयोगम करोमिश्चेत्, यदि मैं लेखनी शब्द का ही बार बार प्रयोग करता हूं तो वह बालक निश्चित रूप से अपने मस्तिष्क में एक चित्र बना लेगा, ऐसी लेखनी होती है। और अब मैं यदि उससे लेखनी मंगवाता हूं तो वह दौड़ करके इसे उठाकर लाएगा, क्योंकि उसने इसका चित्र लेखनी शब्द के साथ जोड़ दिया है। तो यहां हमने क्या सीखा? हमने क्या सिखाया उस बालक को? बार बार अभ्यास करते हुए हमने उस बालक को उसी परिवेश में रखते हुए शिक्षण दिया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो शिक्षण कार्य है वो किस में होना चाहिए? संस्कृत भाषा में, जो हमारे लिए लाभदायक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए और शिक्षण का स्वरूप है क्या आखिर। क्या कहते हैं हम शिक्षण के स्वरूप को? प्रणाली कहलाता है, शिक्षा प्रणाली। हम कई बार बात करते हैं प्राचीन समय में शिक्षा प्रणाली ऐसी थी, वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली ऐसी है, भविष्य में शिक्षा प्रणाली कैसी होगी। ये सारे हम चर्चाओं के अपने अपने बिंदु हैं। तो शिक्षा प्रणाली क्या है? इसके लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं शिक्षा पद्धति। अभी शिक्षा पद्धति क्या है? हम तो पढ़ना चाह रहे हैं शिक्षण विधियां, लेकिन उसमें एक पहली चीज आती है शिक्षण पद्धति। अब ये क्या है शिक्षण पद्धति? आपने बहुत सारे YouTube पे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी कोचिंग संस्थानों में आप गए होंगे। सीधा व्याकरण पूरी हुई और उसके बाद में शिक्षण विधियां शुरू कर देते हैं। इस विधा की ये शिक्षण विधियां, गद्य विधा की ये है, पद्य विधा की ये, नाटक विधा की ये हैं, ये परंपरागत शिक्षण विधियां हैं और ये आधुनिक शिक्षण विधियां हैं और ये सारे अधिगम के संसाधन हैं। बस हो गया काम पूरा। लेकिन वहां केवल और केवल पाठ्यक्रम पूरा हुआ है, लेकिन जब प्रश्न पत्र आपके सामने आता है तो वहां फिर आपका जो दिमाग है वो घूम जाता है। अरे बाप रे, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं, ये तो सर ने बताया ही नहीं। क्योंकि वहां वो स्वतंत्र है शब्दों के प्रयोग करने में, वो शब्दों का जादूगर है और शब्दों में आपको उलझा देगा। तो यहां पद्धति शब्द को भी हमें समझना चाहिए। शिक्षण पद्धति क्या है? अब हम यहां ये कह सकते हैं कि शिक्षण पद्धति जो है वो छात्र और शिक्षक के बीच शिक्षण कार्य के संपादन के लिए क्रिया और प्रतिक्रियाओं का एक समुच्चय है। अर्थात शिक्षण के दौरान अध्यापक जिन जिन विधियों प्रविधियों का प्रयोग करता है वो सारी की सारी एक पद्धति है। जैसे हम कहते हैं गुरुकुल पद्धति, कुछ लोग कहते हैं गुरुकुल विधि है, मैं कहता हूं गुरुकुल पद्धति है। गुरुकुल पद्धति है, उस गुरुकुल पद्धति में विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता था। वो क्या है? एक पद्धति है। विधि है लेकिन अपने आप में वो एक पद्धति है, क्योंकि वो अपने अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विधियों प्रविधियों को समाहित किए हुए है। तो ये हो गई आपकी प्रविधि, ये हो गई आपकी पद्धति। तो बताइए, पद्धति का कहने का मतलब है कि शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम के संपादन के दौरान जिन विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाओं का संपादन करता है या विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रतिक्रियाओं का प्रयोग करता है, वो सारे का सारा स्वरूप क्या कहलाता है? पद्धति कहलाता है। अब यहां हम बात करेंगे हमारी जो विशिष्ट पद्धतियां रही हैं। जो सबसे पहली है हमारी गुरुकुल पद्धति। अपने नाम में ही आनंद है। गुरुकुल पद्धति जो मेरे ख्याल से शायद
कुछ ही स्थानों पर ये पद्धति जो है इसका कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। तो गुरुकुल पद्धति जो थी उसका एक सबसे पहला हम ये कहेंगे कि बहुत ही प्राचीन पद्धति है और इसका एक मुख्य उद्देश्य था विषय के विशेषज्ञों का निर्माण करना। हम आज भी देखते हैं, आज क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि विज्ञान की एक अलग फैकल्टी है, कला की एक अलग फैकल्टी है, वाणिज्य की एक अलग फैकल्टी है। क्यों है? क्योंकि वहां हम उस विधा में या उस प्रणाली में उस बच्चे को रख करके विषय के विशेषज्ञ का निर्माण कर रहे हैं। तो वही एक कार्य गुरुकुलों में किया जाता था। आपने देखा होगा व्याकरण आचार्य, साहित्य आचार्य, ज्योतिषाचार्य क्या थे, ये अपनी अपनी विधा में ये पांडित्य से पूर्ण थे। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो गुरुकुल पद्धति है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था, सबसे प्रमुख उद्देश्य था पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी सबसे पहली पाठशाला पद्धति या गुरुकुल पद्धति। यह सबसे प्राचीन हमारी पद्धति रही है, गुरुकुल पद्धति। गुरुकुल पद्धति, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरुकुल पद्धति अर्थात बालक जो था जब तक विद्या ग्रहण करता था गुरु के पास ही रहता था, परिवार को छोड़ देता था। पहले विद्यारंभ संस्कार, आपने 16 संस्कार सुने होंगे, उसमें एक विद्यारंभ संस्कार होता है। विद्यारंभ संस्कार के बाद उपनयन संस्कार होता है। अब जो है आपका उपनयन संस्कार जो है, उस उपनयन संस्कार के साथ ही बालक जो है अपने आश्रम में प्रवेश करता है, गुरु के समीप जाकर के, और विद्या के अध्ययन को प्रारंभ करता है। तो यहां देखने की चीज ये है कि उसकी उस समय जो पद्धति थी उसमें किस प्रकार की अपनी एक विशेष उपस्थिति हमें समझनी चाहिए। क्या था? गुरु और शिष्य का संबंध अपने आप में पिता पुत्र की भांति था। दूसरा, उसमें संस्कारों की कहीं ना कहीं बात होती थी, अर्थात उस बालक को सामाजिक व्यक्तित्व प्रदान किया जाता था। बालक अपना जो अध्ययन का कार्य है वो करने के बाद आश्रम के समस्त कार्यों में भागीदार होता था। दूसरा, संपूर्ण शिक्षण जो था वो मौखिक होता था। कैसा था? मौखिक था, क्योंकि गुरु जो है वो एक स्थान पर बैठ करके केवल व्याख्यान दिया करते थे, सूत्र विधि हुआ करती थी, अर्थात मौखिक कार्य अधिक था। तो यदि हम आज के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करें तो वहां पर केवल और केवल एक ही कौशल विकसित हो रहा है। कौन सा? श्रवण कौशल। और श्रवण कौशल के बाद जब शास्त्रार्थ विधि का प्रयोग किया जाता था, वाद विवाद विधि का प्रयोग किया जाता था, तो वहां पर एक दूसरा कौशल विकसित होता था और वो था भाषण कौशल। हमारी भाषा के 4 कौशल हैं, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो यहां पर केवल 2 कौशल विकसित हो रहे थे। कौन से? एक श्रवण कौशल, दूसरा भाषण कौशल। इन 2 कौशलों के अलावा अभिव्यक्ति के साथ साथ वहां पर पठन और लेखन को अवसर नहीं दिया जा रहा था। यही कारण था कि यह पद्धति उस समय तक 17वीं शताब्दी तक चली। उसके बाद पाश्चात्य प्रणाली के आने के बाद कहीं ना कहीं इसकी एक विशेष जो श्रृंखला थी उसमें एक ब्रेकर आया, अर्थात वहां पर एक रुकावट आई। अब हम बात करते हैं कि उसमें किस प्रकार से सिखाया जाता था। सबसे पहली बात, बालक को शब्द रूप सिखाए जाते थे, समास चक्र समझाया जाता था, कारक पढ़ाए जाते थे, और उसके बाद उसे अमरकोश पढ़ाया जाता, अर्थात शब्दों का संग्रह, ये पढ़ाया जाता था। और उसके बाद शब्द की शुद्धता, अर्थात वाक्य शुद्धि कह दें हम या शब्द की शुद्धता कह दें हम, वो सभी चीज हमें व्याकरण के सूत्रों के अनुसार बालकों को पढ़ाई जाती थी। और सब पूर्ण रूप से जब बच्चे को भाषा का ज्ञान हो जाता था, शिष्य को बालक, हम वहां पर यदि हम गुरुकुल पद्धति की बात करें तो उसे अंतेवासी कहा जाता था। यह प्रश्न बन सकता है, इसे आप नोट कर लें कि वहां गुरुकुल पद्धति में शिष्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो वह है अंतेवासी। यदि हम संस्कृत भाषा में बात करें तो गुरुकुल पद्धत्याम छात्राय किम संबोधनम आसीत् तर्हि उत्तरम भविष्यति अंतेवासी इति तस्य उत्तरम भविष्यति। अब हम बात करते हैं किसी भी पद्धति की जब चर्चा करेंगे तो उसके गुण और दोषों की। तो यहां गुरुकुल जो पद्धति है उसके यदि हम गुणों की चर्चा करें
तो वहां पर सबसे पहली बात आती है कि उसमें मानवीय गुणों का विकास किया जाता था। क्यों? क्योंकि बालक सहयोग की भावना सीखता था, परस्पर एक दूसरे के कार्य में सहयोग करते थे, अपने आश्रम के कार्य में सहयोग करते थे, अपना कार्य स्वयं करते थे, स्वाध्याय करते थे, आश्रमों में रहते थे, जीवों के प्रति उनके प्रेम जो था वो कहीं ना कहीं एक उचित स्तर तक विकसित हो चुका था। तो वहां उनमें मानवीय गुणों का विकास जो था उस पद्धति की बहुत बड़ी देन है। दूसरा इसका जो है वो है सच्चरित्र, अर्थात बालक अपने अध्ययन काल के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करता था, गुरु का सम्मान करता था, गुरु माता का सम्मान करता था, गुरु की पुत्री का भगिनी की तरह सम्मान करता था, और अपने सभी सदस्यों का, अपने जो उसके अन्य जो अंतेवासी थे उनके साथ उसका व्यवहार बड़ा ही सौम्य और सरल और पवित्र हुआ करता था। तो यहाँ सच्चरित्र जो था उस गुरुकुल पद्धति की देन है। अगला है वांग्मय का संरक्षण, अर्थात आपने देखा होगा कि मौखिक की मैंने चर्चा की है, तो वहां जिस प्रकार से शास्त्रार्थ किया जाता था, मौखिक पर जितना बल दिया गया है उसका एक ही उद्देश्य था कि वांग्मय का संरक्षण किया जाए। वांग्मय क्या है? हमारे संस्कृत का प्राचीन साहित्य। आपने खूब पुस्तकों में पढ़ा होगा कि हमारे वेद की बहुत सारी शाखाएं हुआ करती थी, और प्रत्येक जो ऋषि है उसको शाखाओं का एक दायित्व दिया गया था कि आप इस शाखा का संवहन करेंगे, आप इस शाखा को कंठस्थ करके और इसका प्रचार प्रसार करेंगे, इसे सुरक्षित भी रखेंगे। तो यहाँ पर मेन चीज जो है, मुख्य बात जो आती है वो आती है वांग्मय का संरक्षण। दूसरा इसमें विशेष बात जो थी वो था कि बालक में, अंतेवासी में, छात्र में, शिष्य में विषय की गांभीर्यता, अर्थात बालक विषय के प्रति संपूर्ण भाव को, संपूर्ण तर्कयुक्त तथ्यों को अपने अंदर समाहित करता था। ये थे उसके गुण। अब वर्तमान समय में ये गुरुकुल पद्धति जो है अपना एक विशेष स्तर जो है वो नहीं बना पा रही है। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की, जिसमें सबसे पहले ही बात ये आती है कि यह जो गुरुकुल पद्धति थी इसका शिक्षण कार्य विषय केंद्रित था, बाल केंद्रित नहीं था। जबकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है, वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो चर्चा करती है, बात करती है, मुद्दा रखती है किसका? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का। और जबकि वह जो प्रणाली है गुरुकुल प्रणाली, उसमें विषय केंद्रित शिक्षा थी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बालकों की रुचि का विषय बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता था, बालकों की वैयक्तिक विभिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बालकों के मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्तर का ध्यान नहीं दिया जाता था, केवल ध्यान दिया जाता था विषय का, अर्थात आपको ये भाग कंठस्थ करके सुनाना है। तो वहां इस प्रकार से ये अपने स्तर को बनाए नहीं रख सकी। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो एक बिंदु है कि इसका दोष जो है वो है विषय केंद्रित शिक्षा पद्धति थी। दूसरा, वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा, रुचि पर ध्यान नहीं दिया गया। और चौथा सबसे बड़ा जो इसका दोष था, कंठस्थीकरण पर बल दिया गया, अर्थात ये भाग आपको कंठस्थ करना है। जैसे हमारे गांव में भी हम जो अपनी उक्तियां सुनते हैं कि भैया रटंत विद्या होती है, अर्थात विद्या जो है रटने से आती है। तो वो जो एक विशेष उक्ति चली आ रही है वो उसी परंपरा की देन है, उसी पद्धति की देन है कि इस पर कंठस्थीकरण पर अधिक बल दिया जाता था, और इसलिए वर्तमान समय में ये अपने उस स्तर को बनाए रखने में समर्थ नहीं रहे। अब दूसरी बात, एक और बात निकल करके आती है, एक और दोष हम इसका ये बता सकते हैं कि इसमें जो अंतःवासी था, छात्र जो था, वो निष्क्रिय रहता था, अर्थात वो सक्रिय नहीं था, केवल सुनने का कार्य था उसका। आचार्य अपना व्याख्यान देते रहते थे और अंतेवासी उसे सुन करके अपने अंदर स्थापित करते थे, उस ज्ञान को स्थापित करते थे। तो मेन सबसे बड़ी बात जो थी इसकी वो थी, यदि हम यहां से प्रश्न बनाना चाहें तो एक प्रश्न बनता है, क्या बनता है कि विषय केंद्रित जो व्यवस्था थी वो कहां थी? गुरुकुल पद्धति में थी। तो ये थी हमारी पाठशाला पद्धति, जो प्राचीन कालीन पद्धति है। उस प्राचीन काल के बाद जो हमारी परंपरागत शिक्षण पद्धतियां हैं उनमें एक दूसरी पद्धति और आकर के जुड़ती है जो अभी कुछ समय पहले तक चली आ रही थी, और वो थी व्याकरण अनुवाद पद्धति या भंडारकर पद्धति, जिसे आप यदि किसी एक पक्ष में प्रयोग में लाएं तो विधि भी कह सकते हैं। लेकिन यदि संपूर्ण आपका शिक्षण कार्य उसी विधा में चल रहा है तो वह पद्धति बन जाती है। विधि, प्रविधि और पद्धति तीनों में अंतर है। स्पष्ट कर रहा हूं पुनः
पद्धति जिनमें बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है और संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था के स्वरूप को जो इंगित करती है वो कहलाती है पद्धति। विधि जो हमारे विद्वानों के द्वारा शिक्षण के कार्य को संपादित करने के लिए एक युक्ति का निर्माण किया गया है, एक योजना बनाई गई है, वह कहलाती है विधि। और दूसरा, आप अपने छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए किसी एक विधि के दौरान किसी अन्य युक्ति का, किसी अन्य विधा का झटित प्रयोग करते हैं या फिर उस विधि में कुछ और नई चीज जोड़ने का प्रयास करते हैं, हम कहते हैं इनोवेशन, नवाचार जिसे हम कहते हैं, यदि वो आप उसमें करना चाहते हैं तो वो कहलाती है प्रविधि। तो यहां तीनों में अंतर है, पद्धति, विधि और प्रविधि। तो यदि हम बात करते हैं यहां पर भंडारकर पद्धति की, तो वहां पद्धति जो थी वो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी जो एक, हम ये कहें कि जो संवाहक थी गुरुकुल पद्धति, उसमें एक नया मोड जो आया था वो आया था भंडारकर पद्धति से। और भंडारकर पद्धति क्या थी? ये एक पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का भारतीयकरण किया गया था। ग्रीक भाषा के शिक्षण के लिए, लैटिन भाषा के शिक्षण के लिए पाश्चात्य देशों में जो शिक्षा प्रणाली चल रही थी, उस शिक्षा प्रणाली का भारतीयकरण जो किया गया था वो किया गया था भंडारकर के द्वारा। इनका पूरा नाम था डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर। ये प्रश्न पूछा गया है कि भंडारकर विधि के जनक थे, प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर होगा डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर। तो आपको पूरा नाम इनका याद रखना है, डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर। और ये पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का भारतीयकरण है, इसलिए इसे हम कहते हैं पद्धति। अब इस पद्धति में प्रयुक्त की गई विधियों का यदि आप प्रयोग करते हैं, यदि इनके अन्य विधाओं का प्रयोग आप करते हैं, तो ये कहलाती है भंडारकर विधि या व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने जिन विधाओं का प्रयोग किया शिक्षण कार्य के दौरान, इन्होंने जिन युक्तियों का प्रयोग किया, उसका एक मुख्य उद्देश्य था बालकों को व्याकरण अनुवाद की शिक्षा देना। अर्थात व्याकरण के आधार पर, शब्दों के आधार पर अन्य भाषाओं में रूपांतरण करना, अनुदित करना। यदि हम बात करते हैं इनकी पुस्तकों की, तो इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। कितनी पुस्तकें लिखी हैं? 2 पुस्तकें लिखी हैं। पहली पुस्तक है संस्कृत मार्गोपदेशिका। पहली पुस्तक है संस्कृत मार्गोपदेशिका। संस्कृत मार्गोपदेशिका, इसमें 31 पाठ हैं। कितने हैं? 31 पाठ। दूसरा है संस्कृत मंदिर अंतः प्रवेशिका। संस्कृत मंदिर अंतः प्रवेशिका, और इसमें 26 पाठ हैं। कितने हैं? 26 पाठ हैं। तो दोनों में, एक में 31 पाठ हैं, दूसरी में 26 पाठ हैं, लेकिन दोनों की विधा एक ही है। क्या है? इन्होंने प्रत्येक पाठ के 4 भाग किए हैं। कितने भाग किए हैं? 4 भाग किए हैं। पहली पुस्तक में 31 पाठ हैं, आप इसे समझ सकते हैं, ये 31 है, 31। तो पहली पुस्तक में 31 पाठ हैं, दूसरी पुस्तक में 26 पाठ हैं। प्रत्येक पाठ को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला संस्कृत व्याकरण। कौन सा है इनका? पहला जो है व्याकरण पाठ, अर्थात 100 उदाहरण व्याख्या। इन्होंने पहले उदाहरण दिए हैं, फिर उनकी व्याख्या की है। यही है इनका पाठ का पहला भाग। दूसरा, आंग्ल भाषा का संस्कृत भाषा में अनुवाद। आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा का आंग्ल भाषा का संस्कृत भाषा में अनुवाद, दूसरा भाग है इनका। तीसरा भाग है संस्कृत भाषा से आंग्ल भाषा में अनुवाद। और फिर चौथा जो भाग है इनका वो है शब्दकोश, अर्थात अनुवाद के लिए जो उपयुक्त शब्दावली है उसका इन्होंने एक शब्दकोश बनाया और वो चौथे भाग में इन्होंने स्थापित किया। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रत्येक पुस्तक के जितने भी पाठ हैं उनको 4 भागों में बांटा। पहला व्याकरण पाठ, दूसरा आंग्ल भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद, तीसरा संस्कृत भाषा से आंग्ल भाषा में अनुवाद, और चौथा शब्दकोश।
यहां से प्रश्न बन चुका है। इनकी जो पुस्तकें हैं उनके पाठों की जो संख्या है उसके बारे में रीट में प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला जो प्रश्न बना था वो बना था संस्कृत मार्गोपदेशिका और संस्कृत मंदिर अंतः प्रवेशिका, इन पुस्तकों का लेखक कौन है? तो डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहां से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि ये जो विधि, ये जो प्रविधि है, या हम ये कहें कि ये जो पद्धति है, ये पद्धति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जो कंठस्थीकरण की बजाय चिंतन कौशल पर बल देती है। तो पुस्तकों से संबंधित प्रश्न तो बन ही सकते हैं, उनके क्रम से संबंधित प्रश्न भी बन सकता है कि इनमें कौन सा क्रम नहीं है, जो प्रत्येक पाठ के 4 भाग किए हैं उसमें कौन सा इसका भाग नहीं है, यह प्रश्न भी बन सकता है। कंठस्थीकरण की बजाय चिंतन कौशल पर बल देती है, वो भी भंडारकर पद्धति है। और एक नई बात इसमें हम यहां जोड़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो सरेंडर वैल्यू है, जो समर्पण मूल्य है, जो डॉक्टर वेस्ट का अपना एक विशेष, ये कहें कि हम एक तर्क है, एक उनका एक नया इजाद है उन्होंने जो किया है इस क्षेत्र में, तो वहां समर्पण मूल्य की जब बात करें तो ये जो पद्धति है ये कहीं ना कहीं उस पर सटीक नहीं बैठती है, उस पर पास नहीं हो पाती है। क्योंकि समर्पण मूल्य में आपको जितना, मान लीजिए, भाग पढ़ाया गया है, उस भाग को पढ़ने के बाद यदि आप आगे नियमित नहीं रख पाते हैं तो जो पढ़ाया गया भाग है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात करता है समर्पण मूल्य। जैसे मान लीजिए आप कार चलाना सीख रहे हैं और कार चलाने जो सिखाने वाला व्यक्ति है वो यदि आपको केवल जो हैंडल है, जो स्टीयरिंग है, वही केवल कंट्रोल करना सिखाता है और बाकी जो और पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको जब नॉलेज नहीं देता है, आपको नहीं सिखाता है और 2-4 दिन तक लगातार वही सिखाता है और किसी कारणवश आप 2-4 दिन के बाद अपने आप को वहाँ नियमित नहीं रख पाते हैं, तो उससे पहले जो आपने सीखा है केवल स्टीयरिंग संभालना, आप कार चलाना नहीं सीखे हैं, तो कहीं आपके लिए वो बेनिफिटेबल नहीं है। तो ये है समर्पण मूल्य, अर्थात जितना पढ़ा है वो आपके लिए कितना ज़्यादा जो सहायक है या कितना ज़्यादा आपके लिए काम आ रहा है, ये है समर्पण मूल्य। आपने देखा होगा कि जो ऑटो पार्ट्स का मैकेनिक होता है, जो मेन मैकेनिक होता है, वो अपने सलाह, जो उसके हेल्पर्स होते हैं, सहायता करने वाले होते हैं, उनको भी पूरा काम एक साथ नहीं सिखाता है, धीरे धीरे कर कभी सफाई करवाता है, कभी कोई बॉल्ट टाइट करवाता है, धीरे धीरे करवाता है, और उसके बाद यदि वो कंटिन्यू नहीं रख पाता है तो वह भी समर्पण मूल्य पर खरा नहीं उतरता है। तो वही बात इसके साथ लागू होती है कि यह जो पद्धति है यह समर्पण मूल्य पर खरी नहीं उतरती है। तो यह प्रश्न यहां बन सकता है। सबसे पहला, समर्पण मूल्य के जो चिंतक हैं वो कौन है? डॉक्टर वेस्ट हैं। और दूसरा, भंडारकर पद्धति या भंडारकर विधि समर्पण वैल्यू या हम ये कहें कि आपका सरेंडर वैल्यू उस पर खरी नहीं उतरती है। और ये एक महाविद्यालय स्तरीय जो है विधा है जो प्रारंभिक स्तर पर अपने आप को प्रभावशाली जो है स्थापित नहीं कर पाई है। अब हम बात करते हैं, यहां से एक प्रश्न और पूछा गया था कि यह जो पद्धति है, यह जो विधि है, यह शिक्षण सूत्रों में ज्ञातात अज्ञातम प्रति, इस सूत्र पर कार्य करती है और अभ्यास के सिद्धांत पर कार्य कर। दोनों चीजें आप नोट कर लें। यहां से एक प्रश्न बन चुका है। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि भंडारकर पद्धति या भंडारकर विधि किस शिक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका संस्कृत ट्रांसलेशन हो जाएगा, भंडारकर पद्धति ही निम्नलिखितेषु सिद्धांतेषु कस्य अनुसारम कार्यम करोति तस्य उत्तरम भविष्यति अभ्यास सिद्धांतः, अर्थात अभ्यास से सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। क्योंकि अनुवाद आप तभी ज्यादा सीखेंगे जितना आप अभ्यास करेंगे। तो ये थी हमारी भंडारकर पद्धति और ये इसके दोष थे कि ये समर्पण जो मूल्य है उस पर खरी नहीं उतरती है, महाविद्यालय स्तर की है, प्रारंभिक स्तर पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है अपना। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, ये शिक्षण सूत्रों में ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित है। अब हम बात करते हैं अगली पद्धति जो हमारी है, वो है पाठ्य पुस्तक पद्धति। कौन सी पद्धति? पाठ्य पुस्तक पद्धति, जो वर्तमान समय में विद्यालयी शिक्षा में या शिक्षा प्रणाली में सिरमौर बनी हुई है। पाठ्य पुस्तक पद्धति जो है वो प्रारंभिक स्तर से लेकर के और उच्च स्तर तक
अपना एक विशेष प्रभाव रखती है और वर्तमान समय में प्रचलित भी है। और यदि हम बात करते हैं अभी हाल ही में जो मैंने चर्चा की है सरेंडर वैल्यू, समर्पण मूल्य, डॉक्टर वेस्ट का जो अपना विचार है उस पर ये बिल्कुल खरी उतरती है। क्यों? क्योंकि पुस्तक आपके पास है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पुस्तक में जब आप पुस्तक खोलते हैं वर्तमान समय में तो प्रत्येक पाठ के ऊपर लिखा होता है कि इस पाठ में अव्यय पदों का ज्ञान दिया जाएगा, इस पाठ में उपसर्ग का ज्ञान दिया जाएगा, इस पाठ में कारक का ज्ञान दिया जाएगा। तो यहां आप जितना पाठ पढ़ रहे हैं उसमें किसी एक पक्ष को विशेष रूप से सीख रहे हैं, व्याकरण के एक पूरे अंश को आप सीख रहे हैं। दूसरा, यदि आप अपने आप को कक्षा में नियमित नहीं रख पाते हैं, आप नियमित उपस्थिति यदि नहीं दर्ज करवा सकते हैं तो आप स्वाध्याय भी कर सकते हैं क्योंकि पुस्तकें आपके पास हैं, तो आप स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक पद्धति जो है एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। क्यों है? प्रश्न बन सकता है यहां से कि वर्तमान समय में पाठ्य पुस्तक पद्धति मनोवैज्ञानिक है। उसके 4 ऑप्शन दे देंगे। यतोहि, क्योंकि, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, यह बाल केंद्रित है, यह बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखती है, उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो इसमें पॉइंट आए हैं तीनों बिल्कुल सही हैं क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। हम जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं वह पाठ्यक्रम प्राइमरी जो है, हमारा जो प्रारंभिक स्तर है शिक्षा का, प्राथमिक स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर है, प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है। किसी एक विषय वस्तु का जो ज्ञान है, किसी एक भाग का जो ज्ञान है, यदि हम बात करते हैं अभी जैसे आप रीट के विद्यार्थी हैं और आप जब संस्कृत भाषा को लिए हुए हैं तो आपने उससे पहले भी जो है जब पढ़ा होगा तो वहाँ आपने देखा होगा कि माध्यमिक स्तर पर अलग पाठ्यक्रम है, उच्च माध्यमिक स्तर पर अलग पाठ्यक्रम है, वहाँ थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है। उससे पहले केवल आपको सामान्य व्याकरण अंशों का ज्ञान दिया जाता है, जबकि माध्यमिक स्तर पर आपका कारक प्रकरण जुड़ जाता है और उसके बाद जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको शब्द शुद्धि वगैरह सिखाई जाती हैं। तो वहाँ पर स्तर के अनुसार जो है उस पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है। दूसरा, रुचि के अनुसार है, उसमें ध्यान दिया गया। जब पाठ्यपुस्तक आप खोलेंगे तो उसका इंडेक्स जो है आपका, जिसे हम विषय अनुक्रमणिका कहते हैं, उसमें जो एक विशेष क्रम रखा गया है, पहला हमारी प्रार्थना होती है, मंगलाचरण जिसे हम कहते हैं, उसके बाद कोई पद्य का पाठ होता है, फिर 2 गद्य होते हैं, एक नाटक होता है, फिर पद्य होता है, फिर 2 गद्य होते हैं, एक नाटक होता है, 2 पद्य होते हैं। क्या है ये रुचि के सिद्धांत पर पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया गया है और रुचि का ध्यान रखा गया है कि बालक जो है वो निरस ना हो। व्याकरणांशों को जगह जगह स्थान दे दिया गया है, गद्य पद्य और नाटक विधा में अलग अलग अंशों को अलग अलग पाठ में समाहित कर दिया गया है और प्रत्येक विधा को पाठ्यक्रम में संकलित कर दिया गया है। अब बात आती है वैयक्तिक विभिन्नता की, तो वहां पर भी प्रश्नों का निर्माण करते समय प्रत्येक प्रश्न का अपना एक अलग प्रारूप है जो वैयक्तिक विभिन्नता के साथ साथ बालकों के मानसिक स्तर को भी दर्शाता है। तो यहाँ जो पाठ्यपुस्तक पद्धति है वो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का हम ये कहें सिरमौर बनी हुई है और एक हम ये कहें कि नींव है वर्तमान शिक्षा प्रणाली की। तो यहाँ इससे यदि प्रश्न बनेगा तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि पाठ्यपुस्तक जो है वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि संस्कृत शिक्षण की जो पद्धतियां हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण पद्धति जो है वर्तमान समय में पाठ्यपुस्तक पद्धति है। और उस पाठ्यपुस्तक पद्धति में किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ साथ भंडारकर पद्धति थी उसमें किन किन विधियों का प्रयोग किया गया था, हमारी जो गुरुकुल पद्धति है उसमें किन किन विधियों का प्रयोग किया गया था, इनके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हमारी प्राचीन पद्धति जो विधियां हैं उन पर चर्चा करेंगे, फिर हम हमारी नवीन विधियों पर चर्चा करेंगे और फिर जो वर्तमान समय में जो हमारे अधिगम के उपागम हैं उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अलग अलग विधाओं पर चर्चा करेंगे, गद्य विधा, पद्य विधा, नाटक विधा और व्याकरण विधा। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं शिक्षण विधियों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।